हे एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉबिट। हम एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ चुके थे, उसके पार्ट 1 की थ्योरी को। और उस पर बेस्ड हम एक अब जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी की मदद से ही हम जेई के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, जो कि ये है, लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले इस फंक्शन की डेफिनेशन को सही तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन को लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है। आपको इसको 3 टुकड़ों या 2 टुकड़े, जितने भी टुकड़े हों उसको करने पड़ेंगे। आप एक और चीज देखेंगे कि ये क्वेश्चन में आपसे कंटिन्यूटी के ऊपर ही बात की जा रही है। इसमें आपको 1 प्लस 1 माइनस, या फिर कहा जाए कि 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में ही चेक करना है इनडायरेक्टली। ये चारों ऑप्शन उसी से रिलेटेड है। तो हमें इसका मतलब ये तो पता लगता है कि ये फंक्शन ऑब्वियसली 1 पे ब्रेक तो करेगा, तभी इस फंक्शन के साथ इतना कुछ किया जा सकता है। अब लेकिन एक चीज देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा है और यहाँ पे x टू द पावर 2n लिखा है। यानी ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ये दोनों टर्म मिलके इस क्वेश्चन को सही तरीके से तोड़ने के मदद करेंगे। तो आपको एक बात पता होगी कि जब अज्यूम करते हैं कि n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तब आपको यह पता है कि x टू दी पावर 2n का मतलब है कि x स्क्वायर की पावर n। यानी कि अगर ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू अगर फ्रैक्शन होती तो फ्रैक्शन टू द पावर इंफिनिटी जो होता है वो जीरो हो जाता है, जीरो की तरफ टेंड करता है। यानी कि तब ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करती, पर ये कब करती? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होती, क्योंकि ऑब्वियसली ये जीरो से तो बड़ी होगी ही होगी। आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। यानी कि जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो x टू दी पावर 2n जीरो की तरफ जा रहा होगा, और x -1 से 1 के बीच के लिए। सही बात है। तो आपको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेकिंग के समय हम यूज करेंगे इसका, हमें उसे देखना पड़ेगा। इसे होल्ड करके रख लीजिए और अब इसका सेकेंड एक ब्रेकअप और देखते हैं। मान लेते हैं कि x एग्जैक्टली 1 हो जाता, तो आपको पता है अगर x एग्जैक्टली 1 है, टेंड नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली 1 है, तो जब n इंफिनिटी तरफ टेंड करेगा तो x टू दी पावर 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 है। करेक्ट। तो उस केस में आपको पता है, उस केस में ये x टू दी पावर 2n 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेकेंड केस। अब देखते हैं लास्ट, जब x स्क्वायर, अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने सिर्फ x को लिया, x स्क्वायर को 1 लेना था। यानी कि तब x की वैल्यू +-1 के लिए होता, -1 के लिए भी ये एग्जैक्टली 1 ही देगा, क्योंकि x स्क्वायर है, x की पावर 2n है, इसीलिए प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर था, मैं मिस कर गया। तो दूसरा एक और चीज है, वो यहां पे आती है कि जब x स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब x टू द पावर 2n जीरो नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या जीरो होगा? इसका रेसिप्रोकल जीरो होगा, यानी 1/x की पावर 2n जीरो टेंड करेगा अगर n इंफिनिटी तरफ टेंड कर रहा हो तो। सही बात है। यानी जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब यहां से ये पता लगता है कि x टू दी पावर -2n जो है वो जीरो को टेंड करेगा अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है। इसका मतलब है कि या तो x -1 से छोटा है या फिर x 1 से बड़ा है, और उस केस में ये जो भी एक्सप्रेशन है x टू दी पावर -2n जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। सही है। आपको इन बातों, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही ब्रेक करना है। अब आपको एक छोटा सा यहां पे एक स्टेप लेना पड़ेगा। हम इस -1 और 1 पे भी, -1 पे ब्रेक कर सकते थे, पर अभी के लिए मैं इस पूरे फंक्शन को सिर्फ 1 पे ही ब्रेक करूंगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे साफ दिखता है कि ये 1 पे ही मुझसे ऑप्शन में पूछा गया है। अगर ये -1 पे भी पूछ रहा होता तब मैं इसको -1 के लिए भी फंक्शन को अलग तरीके से लिख रहा होता, तब मैं -1 टू ऐसे करके ब्रेक कर रहा होता। लेकिन अभी वो सब मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 1 के लिए ब्रेक करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पार्ट को पूरा कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां पे इसे पेस्ट करके एकदम बस एक छोटे से फॉर्मेट में लिख के साइड में रख रहा हूं। ठीक है, ठीक। इससे मुझे ये रेफरेंस के लिए मिलेगा और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले फंक्शन को हमें लिखना है, तो उसके लिए हम देखेंगे तो हम पाएंगे 3 केस हैं।
जब हम देखेंगे कि x, देखिए इसको आप चाहें तो मॉड x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी है, तभी -1 से 1 है ना। मॉड x आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना मुझे लगता है आपको मॉड की डेफिनेशन में सिखाया जा चुका है, करेक्ट। अगर मॉड x 1 से छोटा है इसका मतलब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तब आप ये पाएंगे कि ये वाली वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर जाती है, यानी ये 0 हो जाता है, यानी ये गायब हो जाता है, ये पूरा गायब है, ये भी पूरा गायब हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो क्या बचेगा, log ऑफ 2 + x बचेगा, बस फंक्शन ब्रेक हो गया। तब ये वैल्यू 0 की तरफ हो जाएगी, गायब हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो 1 + 0 1 बन जाएगा, और यहां से log 2 + x बचेगा। आपने इस फंक्शन को कॉपी कर लिया अपनी कॉपी में, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, तब समझना आसान होगा। अच्छा, दूसरा केस मुझे बोला गया था प्लस और -1, पर मैं सिर्फ 1 देख रहा हूं। आप चाहें तो फिर मॉड x को 1 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन की एक सबसे खास बात यह है बेटा कि यहां x² है, इसीलिए इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये x की पावर n होता तो फर्क पड़ जाता, तब फर्क पड़ता, n की पावर n पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती, ठीक है, कि वो ऑड है कि इवन है। लेकिन यहां पर आप इसलिए मॉड लिख पाएंगे, तो x² 1 है या x की वैल्यू +-1 है, तो आप इसे मॉड x = 1 भी लिख सकते हैं। मॉड x = 1 यानी x को 1, मॉड x को 1 यानी x² को 1 रख रहे हैं, तो उस केस में मैंने अभी बताया कि ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाती है। तो यहां से x⁴ की वैल्यू को 1 हम रख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है, ध्यान से देखिए, log 2 + x -sin x अपॉन 2 बन जाएगा, क्योंकि आपने x⁴n को 1 रखना है। याद रखिएगा, ये जो भी हो रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के केस पे हो रहा है, इसीलिए इसको हम 1 रख के हटा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अभी क्यों नहीं रखा और बाकी क्यों नहीं रखा? आप बोलेंगे सर आपने यहां पे 1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेटा यहां पे मॉड x लिखा हूं मैं, अगर मैं यहां पे x को 1 ले लेता तो मैं यहां पे x को 1 रख सकता था। इसीलिए मैंने कहा कि हम इसे 2 और टुकड़े कर सकते थे, पर वो टुकड़े मैंने अभी नहीं किए हैं, ठीक है। क्यों हमने नहीं किए? क्योंकि ये इसीलिए मॉड x लिया है क्योंकि फंक्शन हर बार बदलने लगेगा, समझ रहे हैं। तब x की वैल्यू यहां पे 1 भी है और -1 भी है, तो -1 पे यहां -1 रखना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं नहीं रखना चाहता। मैंने इसे कंबाइंड फॉर्म में मॉड x = 1 ले लिया है। दूसरा और लास्ट केस है, तीसरा और आखिरी केस, जब हमें x की पावर -2n 0 मिलेगा, जब ये मॉड x की वैल्यू आप देख लीजिए, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तभी तो इसको डिफाइन किया गया होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन मॉड x <1 है, ये एक्सप्रेशन मॉड x = 1 है, और ये एक्सप्रेशन मॉड x ग्रेटर देन 1 है। ये मॉड x की डेफिनेशन से हमें पता है, ये ब्रेक ऐसे ही होता है। मैंने x² से लेके समझाया है और मॉड x में लाके उसे छोड़ दिया है। अब हम इसे मॉड x में बस लिखते जा रहे हैं। एग्जैक्टली 1 पे लिखता तो वैल्यू पुट कर देता, जो कि नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप एक और चीज देखिए कि अब आपको यहां पे x की पावर -2n वाला एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं एक बार fx को लिख के आपको एक चीज दिखाता हूं, जिससे कि आप उसको भी देख पाएं। आप क्या करिए, x की पावर 2n को कॉमन निकालिए, तो जहां नहीं है वहां उसके डिवाइड में आएगा, और हमें पता है कि 1/x की पावर 2n इज नथिंग बट x⁴ -2n, करेक्ट। तो जब x की पावर 2n को बाहर निकाला गया तो वो log वाले टर्म में तो नहीं था, तो उसके डिवाइड में आ गया, लेकिन डिवाइड को हम पावर -2n लिख सकते हैं। यहां से चला गया है, और यहां पर 1 नहीं, जब डिनोमिनेटर से भी आप x की पावर 2n को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे निगेटिव पावर आएगी, यहां 1 बचेगा। दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर 2n को कॉमन निकाला गया, और ऐसा करने से ये कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए उसे नहीं लिखा मैंने। अब आपको ये फंक्शन मिल गया है जिसमें जब मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी मॉड x की, यानी कि इस पूरे की टर्म की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उसकी निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ होने की वजह से ये टेंड कर जाएगा 0 की तरफ। ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और यहां बचेगा -sin x, और अपॉन 1 बचेगा क्योंकि ये भी 0 की तरफ टेंड कर गया होगा, तो -sin x आ जाएगा। तो fx हमें फाइनली मिल गया। ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक हिस्सा था, फंक्शन को सही तरीके से लिखना और उसे ढूंढना। अब हमें x टेंडिंग टू 1 पर हमें चेक करना है, x = 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो हमें उसे LHL और RHL से निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x = 1, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 - f of x
यानी कि जब 1 से हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं। तो हम कौन सी वैल्यू छोटी ले रहे हैं? हम x की 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। आपको यहां भी दिखता है कि जब x 1 से छोटा है तब फंक्शन mod x1 वाला यानी ये वाला फंक्शन दिया जाता है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस log ऑफ 2 प्लस एक्स। मैंने पहले भी बोला था आप चाहो तो 1 माइनस एच रख लो और h टेंडिंग टू 0 कर लो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर डायरेक्टली 1 रखने पे भी सेम आता। तो ये log 3 हो जाएगा। तो LHL जो है वो log 3 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHL। जब आप RHL निकालेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब आपको कौन सा फंक्शन को पिक करना है? आपको पिक करना है ये वाला, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए लेना था हमें, तो वो है माइनस साइन एक्स। यानी कि 1 आप 1 प्लस एच रख देते, यहाँ पे 1 माइनस एच रखना था, यहाँ 1 प्लस एच रखना था। जब 1 प्लस एच रखते तो एच को 0 करते तो फिर 1 ही बचता, तो ये फिर से सेम माइनस साइन 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि RHL की वैल्यू माइनस साइन 1 है, जबकि LHL log 3 है, जो कि साफ दिखता है कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब LHL की वैल्यू RHL के बराबर नहीं है, या फिर लिमिट 1 माइनस पे 1 प्लस के बराबर नहीं है, और ऑप्शन इससे हमें पता लगता है B सही है। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें कि 1 प्लस और 1 माइनस पे लिमिट इक्वल नहीं है। और ये कंटिन्यूअस ऑब्वियसली वहीं पे नहीं हो सकता। सी वाला ऑप्शन क्या सही हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 1 प्लस पे वैल्यू साइन 1 आ रही है, 1 प्लस पे वैल्यू माइनस साइन 1 आ रही है, निगेटिव आ रही है साइन 1, ना कि प्लस साइन 1। तो इसीलिए ये नहीं हो पाया, ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता था, क्योंकि ये केस जब ट्रू होता है तो ये केस ट्रू नहीं हो सकता। वो कह रहा है 1 माइनस पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है और एग्जिस्ट करती है, वो log 3 है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक सही स्टेटमेंट आता है। तो अभी आपने एक चीज सीखी आज कि हमें जेई के लिए जो भी ऐसे बोला जाता है कि कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक आध फॉर्मूले जैसे एनसीईआरटी में LH रूल अलाउड नहीं है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन बेसिक बहुत ही जरूरी है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट, फंक्शन की क्रिएशन यानी आपको mod x के टर्म में आना चाहिए था, और साथ ही साथ उसके बाद लिमिट निकालना आना चाहिए था, और सभी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आनी चाहिए थी, तभी आप इसे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कह पाते। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सही लगा होगा। दिस वाज क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज तारीख थी 17th of January। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।